वन डे वन एपिसोड सीरीज में सभी का स्वागत है। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे हसीन दिखने वाला समर वेकेशन पल भर में एक भयानक डरावने सपने में बदल जाए। हमारी आज की कहानी ओएसिस की शुरुआत कुछ ऐसी ही थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी सिचुएशन के साथ होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम डैनी है, वो बैकग्राउंड नरेशन में बताता है कि समर वेकेशन अपनी रोजमर्रा की बकवास जिंदगी को भूलने और घूमने का सबसे सही समय होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अचानक सीन बदलता है और हम एक लड़की सीलिया को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई है और जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही है। वो बार बार डैनी को फोन मिलाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, डैनी प्लीज फोन उठाओ प्लीज। लेकिन तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसकी एक दर्दनाक चीख के साथ फोन कट जाता है। डैनी का वॉइस ओवर कहता है, तब आपको एहसास होता है कि आप इस गर्मी को अपनी पूरी जिंदगी याद रखने वाले हैं, लेकिन उस वजह से नहीं जो आपने सोची थी। कहानी फिर वर्तमान में आती है, जहां पुलिस स्टेशन में डैनी से पूछताछ की जा रही है। सीलिया लापता हो चुकी है। पुलिस डैनी से पूछती है कि उसका लापता लड़की सीलिया के साथ क्या रिश्ता था और वो उसे कैसे जानता था। होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डैनी सिर्फ 2 दिन पहले ही इस ओएसिस नाम की रिजॉर्ट में आया था। पुलिस का शक डैनी पर गहरा रहा है क्योंकि होटल के कैमरों में उन दोनों को काफी करीब देखा गया था। एक पुलिस अधिकारी तो ये तक इशारा करता है कि शायद सीलिया ने डैनी को मना किया होगा और डैनी ने आपा खोकर कुछ गलत कर दिया। लेकिन डैनी के पेरेंट्स मिगुएल और सारा बीच बचाव करते हैं। डैनी खुद साफ करता है कि वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो किसी की नापसंदगी का सम्मान न करे। वो बताता है कि उनके बीच सिर्फ एक मामूली सा किस हुआ था। पुलिस डैनी को सब कुछ सच सच बताने को कहती है क्योंकि सीलिया की जान दांव पर लगी है। इसके बाद कहानी 48 घंटे पीछे जाती है। हम डैनी, उसकी माँ सारा के पार्टनर मिगुएल और मिगुएल की बेटी सोफिया को एक कार में सफर करते हुए देखते हैं। मिगुएल इस वेकेशन को लेकर बेहद एक्साइटेड है और एक शानदार सेल बोट पर सफर करने की बातें कर रहा है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सीलिया ही थी। खैर, वे सभी ओएसिस इन्फिनिटी नाम के एक बेहद आलीशान रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। वहाँ उनका स्वागत रिजॉर्ट के मैनेजर लुइस बैसेल्गा करते हैं। लुइस अपनी बेटी सीलिया को बुलाते हैं और उसे इन बच्चों को पूरे रिजॉर्ट का टूर कराने के लिए कहते हैं। सोफिया, जो शुरू से ही थोड़े नखरेबाज मिजाज की है, वो डैनी से कहती है कि डैनी अपनी लाइफ जिए और वो अपनी, उनके बीच कोई दखल नहीं होना चाहिए। जब सीलिया टूर शुरू करती है तो सोफिया बीच में ही नखरे दिखाकर उन्हें छोड़कर पूल की तरफ चली जाती है। अब टूर पर सिर्फ डैनी और सीलिया बचे हैं। टूर के दौरान डैनी और सीलिया आपस में बातें करते हैं और काफी हंसते हैं। सीलिया पूछती है कि क्या सोफिया उससे किसी वजह से नाराज है। डैनी हंसकर बताता है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है बल्कि वो हमेशा ऐसे ही रूखी रहती है और जब वो आसपास नहीं होती तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी तरफ सोफिया पूल एरिया में अपने बेहद अमीर दोस्तों लियो और माका से मिलती है। वे लोग पिछले 6 सालों से हर गर्मी में इसी आलीशान रिजॉर्ट में आ रहे हैं। दूर से डैनी और सीलिया को करीब देखकर माका डैनी को लुक के मामले में रेटिंग देती है, लेकिन सोफिया उन्हें बताती है कि डैनी की माँ और उसके डैड रिलेशनशिप में है। सोफिया ये भी साफ कर देती है कि डैनी उसका टाइप बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे वहाँ दूर खड़ा एक दूसरा लड़का पसंद है जो कि माका का बॉयफ्रेंड पैब्लो है। इसके बाद जब सोफिया महिलाओं के चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पैब्लो पहले से मौजूद होता है। पैब्लो बहाना बनाता है कि लड़कों के चेंजिंग रूम के तौलिए खत्म हो गए थे, इसलिए वो यहाँ आया है। सोफिया और पैब्लो के बीच एक बेहद फ्लर्टिंग और तनावपूर्ण बातचीत होती है, जहाँ सोफिया उसे तौलिया उतारने के लिए उकसाती है, लेकिन साथ ही उसे याद दिलाती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। वो पैब्लो को एक बिगड़ा हुआ लड़का कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर सीलिया डैनी को उसका आलीशान कमरा दिखाती है। डैनी मजाक में कहता है कि वो यहाँ एक बड़ी प्राइवेट पार्टी रख सकता है, लेकिन सीलिया उसे नियमों की याद दिलाती है। जब दोनों बैल्कनी में जाते हैं तो डैनी वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखकर हैरान रह जाता है। डैनी की माँ सारा भी वहाँ आ जाती है और डैनी को समझाती है कि ये जवानी के साल दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए वो इस वेकेशन को खुलकर एंजॉय करे। दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट की स्टाफ मेंबर और सीलिया की सहेली हेलेना के बारे में पता चलता है। हेलेना को स्कॉलरशिप नहीं मिली है और वो कर्ज में डूबी हुई है। वो बहुत परेशान है और कहती है कि वो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। सीलिया उसे दिलासा देती है और दोनों वादा करती हैं कि जो भी उनके दिल को दुखाएगा वे उसे सबक सिखाएंगी। तभी रिजॉर्ट के मैनेजर लुइस सभी स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग लेते हैं। वे बताते हैं कि आज रात होने वाली सीजन ओपनिंग पार्टी रिजॉर्ट का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि आज होटल में 95% बुकिंग है। वे सभी को काम पर पूरी तरह से फोकस करने की सख्त चेतावनी देते हैं। इसी बीच हेलेना और सीलिया आज रात की अपनी सीक्रेट बीच पार्टी प्लान कर रही हैं, जिसके लिए हेलेना चुपके से शराब चुराती है। अब रात हो चुकी है और ओएसिस रिजॉर्ट में साल की सबसे बड़ी और आलीशान पार्टी शुरू होती है, जहां डैनी की माँ बेहद खूबसूरत लग रही है और सब लोग मस्ती के मूड में आ चुके हैं। पार्टी में डैनी अपनी माँ सारा और सौतेले पिता मिगुएल के साथ बातचीत करता है। उसकी माँ बहुत खुश है और डैनी को डांस करने के लिए कहती है, जिससे उनके बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक होती है। वहीं दूसरी तरफ सीलिया और हेलेना बार पर काम कर रही हैं। हेलेना कहती है कि इन अमीर मेहमानों के लिए सब कुछ बहुत आसान है,
लेकिन सीलिया डैनी का बचाव करते हुए कहती है कि वो दूसरों से अलग है। इस पर हेलेना उसे आगाह करती है कि वो भी बाकी अमीर लड़कों जैसा ही है। इसी बीच अमीर बच्चों का ग्रुप आपस में गॉसिप कर रहा है। लॉरा की दादी एस्पेरांजा उसे एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं पैब्लो की बहन अलीशिया बारटेंडर जायन से ड्रग्स की मांग करती है और जायन के मना करने पर गुस्सा हो जाती है। जब पैब्लो देखता है कि जायन उसकी बहन से बात कर रहा है तो वो गुस्से में आकर जायन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है। पैब्लो अपनी बहन को शराब और दवाओं के खतरनाक मिक्सचर को लेकर डांटता है, लेकिन अलीशिया उसे अनसुना कर देती है। इसके बाद सोफिया पैब्लो को चिढ़ाती है और कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड माका के होते हुए किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन पैब्लो बताता है कि वो लड़की उसकी सगी बहन है। पार्टी में लियो को कंपनी पॉलिसी के कारण पूरी बोतल नहीं मिल रही होती है। तभी फेलिपे नाम का एक अमीर मेहमान दखल देता है और खुद को लियो का अंकल बताकर बोतल दिलवा देता है। फेलिपे अपने बेटे जॉन को लियो से मिलवाता है, जिसके पास एक पुराना फिल्म कैमरा है। लियो और जॉन के बीच कैमरे को लेकर बातचीत होती है। वहीं लॉरा की दादी उसे ऑगस्टिन फोर्ट नाम के एक लड़के से मिलवाती है, जिसका परिवार लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मॉल्स का मालिक है। इन सबसे दूर डैनी पार्टी से थोड़ा अलग हटकर घूम रहा होता है। तभी उसे अंधेरे में सीलिया और कैरमेन नाम की महिला के बीच झगड़े की आवाज सुनाई देती है। कैरमेन सीलिया को अपनी हरकतों और दोस्तों, खासकर हेलेना को लेकर चेतावनी दे रही होती है। डैनी चुपके से उनकी बहस सुनता है, लेकिन तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और डैनी वहां से रूम की तलाश का बहाना बनाकर निकल जाता है। इसके बाद सीलिया किसी को फोन पर वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो कैरमेन की वजह से बहुत तनाव में है और उसे आधे घंटे बाद पुरानी जगह पर मिलेगी। तभी अचानक डैनी सीलिया के सामने आ जाता है, जिससे सीलिया डर जाती है। डैनी सीलिया से पूछता है कि उसके जैसे लोग कहाँ जाते हैं। सीलिया उसे पार्टी की चमक दमक से दूर रिजॉर्ट के पीछे एक घने जंगल की ओर ले जाती है, जो किसी भूल भुलैया जैसा है। डैनी मजाक में कहता है कि क्या वो उसे इस जादुई जंगल में लाकर किसी दलदल में फेंकने वाली है। दोनों के बीच का ये सस्पेंस भरा और रोमांटिक सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। सीलिया डैनी को बताती है कि वो इस रिजॉर्ट के अमीर मेहमानों के नखरों और उनके डांटने के रवैये से कितनी परेशान हो चुकी है, जहां लोग तौलिए फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई और उसे उठाएगा। डैनी उसकी बात समझता है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। तभी जंगल में झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है और उन्हें एक सुलगती हुई आग दिखाई देती है। अचानक वहां सीलिया के दोस्त जायन, ओलिवर और हेलेना आ जाते हैं। जायन डैनी को देखकर मजाक उड़ाता है कि एक अमीर लड़का यहाँ गरीबों के साथ शराब पी रहा है, जिस पर डैनी कहता है कि उसे अच्छी शैंपेन से ज्यादा अच्छे दोस्तों का साथ पसंद है। वे सभी मिलकर ट्रूथ डेयर या शॉट का खेल खेलने लगते हैं। खेल के दौरान हेलेना डैनी से पूछती है कि क्या वो खुद को उन लोगों से बेहतर समझता है, तो डैनी कहता है कि उसका यहाँ उनके साथ होना ही इसका जवाब है। जब सीलिया की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। डेयर ये था कि या तो वो बिना कपड़ों के पानी में जाए या फिर सर्कल में मौजूद किसी को किस करे। वे सभी मस्ती करते हुए समंदर के पानी की तरफ भागते हैं और मस्ती करने लगते हैं। बीच पर खड़े होकर जायन और हेलेना बात करते हैं। जायन कहता है कि डैनी काफी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान लग रहा है, लेकिन हेलेना उसे अमीर लड़का ही समझती है जो सीलिया पर चांस मार रहा है। जायन और हेलेना के बीच पुरानी यादें ताजा होती हैं और जायन हेलेना को स्कॉलरशिप ना मिलने पर दिलासा देता है। तभी वहाँ अचानक माका, लियो और पैब्लो आ जाते हैं। वे लोग सीलिया और उसके दोस्तों के कपड़ों को जला देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वे उन्हें एक मेकओवर दे रहे हैं। वे सीलिया और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें छुट्टियों में कीड़े मकोड़े लगने का डर है। जायन को गुस्सा आ जाता है और पैब्लो उसे नशेड़ी कहकर चिढ़ाता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनी और बाकी सब मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई पूरे माहौल को बिगाड़ देती है और सभी के बीच भारी तनाव पैदा कर देती है। लड़ाई बढ़ने पर पैब्लो बहुत गुस्सा होता है और डैनी से कहता है कि डैनी के लिए सब कुछ कितना आसान हो सकता था, लेकिन उसने इन घटिया लोगों का साथ चुना। उधर हेलेना भी जायन पर बुरी तरह भड़क जाती है। जायन कहता है कि उन्होंने हमारे कपड़े जलाए हैं, लेकिन हेलेना कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत किसने की, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि लड़ाई को बढ़ावा किसने दिया, और वो जायन था। हेलेना रोते हुए कहती है कि उन्होंने हमारी पूरी रात बर्बाद कर दी और जायन को बेवकूफ कहकर वहां से चली जाती है। जायन उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन डैनी उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अभी थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद डैनी और सीलिया अकेले वापस रिजॉर्ट की तरफ लौटने लगते हैं। सुबह होने वाली होती है और चिड़िया चहचहा रही होती हैं। डैनी पैब्लो के साथ हुई लड़ाई के लिए सीलिया से माफी मांगता है और मजाक में कहता है कि कभी कभी अमीर बच्चों का हारना भी अच्छा होता है। डैनी बताता है कि वो खुद अपनी लाइफ की कई चीजों को लेकर निश्चित नहीं है और हर चीज पर शक करता है। सीलिया कहती है कि वो भी इस रिसोर्ट की जिंदगी और अकेलेपन से तंग आ चुकी है, क्योंकि मेहमान यहाँ आते जाते रहते हैं और वो अकेली रह जाती है। रिसोर्ट के पास पहुंचकर सीलिया कहती है कि उसे जाना होगा, क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और उनके बीच एक खूबसूरत रोमांटिक पल बनता है, लेकिन वो रुक जाते हैं। सीलिया हंसते हुए डैनी को रूम सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल न करने की सलाह देती है। इसके बाद डैनी का बैकग्राउंड वॉइस ओवर शुरू होता है, जो बताता है कि इस ओएसिस रिसोर्ट में 50 कमरे हैं, जिनमें 50 बंद दरवाजों के पीछे 50 कहानियां और अनगिनत गहरे राज और झूठ छिपे हैं।
हम देखते हैं कि माँ का बिस्तर पर लेटी है और लियो को पुकार रही है। उसके बाद सीन कट हो जाती है और हेलेना को अकेला जंगल में शराब पीते दिखाता है। वो अपनी स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण से दुखी है। अचानक जंगल से कोई हिलने का आवाज सुनता है और हेलेना घबरा कर आवाज देते हैं कि कोई है वहाँ। अचानक किसी ने पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और इस सस्पेंस भरी सीन से पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वन डे वन एपिसोड में सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओएसिस रिजोर्ट में सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी शांत माहौल के पीछे एक गहरा और खौफनाक राज छिपा है। इस एपिसोड की शुरुआत में कहानी का मुख्य किरदार डैनी रोज की तरह सुबह सुबह घने जंगलों के बीच जॉगिंग कर रहा होता है। तभी झाड़ियों के बीच उसकी नजर किसी पर पड़ती है। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ रिजॉर्ट की ही एक कर्मचारी हेलेना बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। डैनी तुरंत हेलेना के पास भागता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। हेलेना होश में तो आती है, लेकिन वो पूरी तरह से घबराई हुई और डरी हुई है। डैनी जब उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो हेलेना सहमी हुई आवाज में कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में उनकी दोस्त और कोवर्कर सीलिया अपने काम में पूरी तरह व्यस्त है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और डैनी उसे बताता है कि हेलेना को वो बेहोशी की हालत में जंगल में मिली है। ये सुनते ही सीलिया घबरा जाती है और तुरंत लॉकर रूम की तरफ भागती है। लॉकर रूम में हेलेना डरी हुई बेंच पर बैठी है। सीलिया उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कल रात वो बीच पर पार्टी छोड़कर अकेले ही वहां से चली गई थी। इस पर हेलेना को एक धुंधली सी बात याद आती है। वो बताती है कि बीच से निकलने के बाद जब वो अकेली जा रही थी, तब उसने जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी थी, जैसे किसी फ्लैशलाइट की रोशनी। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो बेहद डर गई थी। लेकिन उस रोशनी के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो सब उसकी याददाश्त से पूरी तरह मिट चुका है। तभी अचानक लॉकर रूम का दरवाजा बाहर से कोई खटखटाता है। रिजॉर्ट का मेंटेनेंस स्टाफ शार ठीक करने के लिए अंदर आना चाहता है। सीलिया फौरन स्थिति को संभालती है और झूठ बोलकर उसे टाल देती है ताकि कोई हेलेना को इस हालत में ना देख सके। डैनी और सीलिया को अब यकीन हो चुका है कि हेलेना के साथ पिछली रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। लेकिन आखिर वो रोशनी किसकी थी और हेलेना के साथ रिजॉर्ट में किसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कहानी में आगे डैनी और सीलिया आखिरकार हेलेना को लेकर रिजॉर्ट के ही डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर हेलेना की शुरुआती जांच करने के बाद बताती हैं कि उसके शरीर पर किसी भी तरह की शारीरिक शोषण के कोई निशान नहीं है, जो डैनी और सीलिया के लिए थोड़ी राहत की बात होती है। लेकिन तभी कमरे में नेशनल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर गिनेस दाखिल होते हैं। वो हेलेना से अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन डैनी और सीलिया उसे अकेला छोड़ने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर गिनेस हेलेना से कल रात की घटना के बारे में पूछते हैं। हेलेना उन्हें भी वही बात बताती है कि वो बीच पर थी और वहां से लौटते वक्त उसने जंगल में एक फ्लैशलाइट की रोशनी देखी थी और उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। इस पर इंस्पेक्टर गिनेस एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि हेलेना की ब्लड रिपोर्ट के अनुसार कल रात उसके शरीर में शराब के अलावा 2 और खतरनाक और अवैध ड्रग्स मौजूद थे। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इतनी ज्यादा नशीली चीजों के सेवन के बाद हेलेना की कई बातों को पुलिस गंभीरता से नहीं ले सकती, क्योंकि हो सकता है कि ये सब उसका मति भ्रम हो। वो हेलेना से पूछते हैं कि उसे ये ड्रग्स किसने बेचे थे, लेकिन हेलेना साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर उसे अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ याद आए तो फोन करना। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रिजॉर्ट की सबसे अमीर मेहमान लॉरा मेंडोजा और उसकी दादी एस्परांजा से, जो नाश्ता कर रही हैं। तभी वहाँ लॉरा का गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर आता है। ओलिवर एस्परांजा को बताता है कि लॉरा गोल्फ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें भी अपनी पोती के साथ गोल्फ खेलना आना चाहिए। एस्परांजा मजाक में कहती है कि वो डायबिटिक हैं और ओलिवर की इतनी मीठी बातें उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ओलिवर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ओलिवर के जाने के बाद रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर्स यानी ओलिवर, जायन आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे जायन को उकसाते हैं कि लॉरा मेंडोजा इस रिजॉर्ट की सबसे अमीर लड़की है और उसे अपनी बातों में फंसाना जायन के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। इसी बीच जायन को रूम नंबर 205 से रूम सर्विस का ऑर्डर मिलता है, जो कि अलीसिया का कमरा है। जायन जैसे ही खाना लेकर अलीसिया के कमरे में पहुंचता है, अलीसिया उससे एक अजीब सी मदद मांगती है। वो जायन से कोकेन की मांग करती है। जायन घबरा जाता है और कहता है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। अलीसिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोकेन नहीं दी तो वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बता देगी कि जायन को एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से मिलते हैं। वो तुरंत रिजॉर्ट के मैनेजर को फोन मिला देती है और अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है कि रूम सर्विस 10 on 10 है।
जायन समझ जाता है कि वो फंस चुका है। अलीसिया की इस ब्लैकमेलिंग के आगे जायन को झुकना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते अलीसिया को चेतावनी देता है कि इस खेल का अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में काम का समय हो चुका है। सीलिया और हेलेना के पिता लुइस, जो रिजॉर्ट में उनके बॉस भी हैं, डैनी और दोनों लड़कियों से मिलते हैं। लुइस गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीलिया और हेलेना रिजॉर्ट का काम छोड़कर अपनी निजी समस्याओं में उलझे हुए हैं। वो सीलिया को डांटते हुए कहते हैं कि काम के वक्त वो उनका पिता नहीं बल्कि उनका बॉस है। वो आदेश देते हैं कि दोपहर 1 बजे कुछ अमीर मेहमानों के लिए एक बोट ट्रिप बुक की गई है। क्योंकि एक कोवर्कर छुट्टी पर है, इसलिए हेलेना को अकेले ही उस बोट को लेकर जाना होगा। सीलिया इसका विरोध करती है और कहती है कि हेलेना की तबीयत ठीक नहीं है और उसे आराम की जरूरत है, लेकिन लुइस अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसके बाद सीलिया और डैनी फैसला करते हैं कि वे हेलेना को इस हालत में अकेले बोट पर नहीं जाने देंगे। वे दोनों भी हेलेना के साथ बोट पर सवार हो जाते हैं। तभी वहां रिजॉर्ट के अमीर और बिगड़ैल मेहमानों का ग्रुप आता है, जिसमें माका, पाब्लो, लियो और सोफिया जैसे लोग हैं। वे बोट पर चढ़ते ही जोरदार पार्टी शुरू कर देते हैं। संगीत बजने लगता है और शैंपेन की बोतलें खुलने लगती हैं। जहां एक तरफ ये अमीर बच्चे मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डैनी, सीलिया और हेलेना बोट के दूसरे हिस्से में आपस में बातचीत कर रहे हैं। पानी के अंदर तैरते समय माका का पैर गलती से सोफिया के चेहरे पर लग जाता है। सोफिया बुरी तरह भड़क जाती है और माका पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है। माका सफाई देती है कि ये बस एक अधघटना थी, लेकिन सोफिया का गुस्सा शांत नहीं होता। बोट पर मौजूद बाकी लोग भी इस ड्रामे से तंग आ जाते हैं। सीलिया, डैनी और हेलेना स्थिति को बिगड़ता देख बोट को वापस रिजॉर्ट के बंदरगाह की तरफ मोड़ने का फैसला करते हैं। बंदरगाह पर पहुंचते ही माका गुस्से में पैर पटकते हुए बोट से उतर जाती है और पाब्लो उसके पीछे उसे मनाने भागता है। बोट खाली होने के बाद डैनी को एक तरकीब सूझती है। वो सीलिया और हेलेना से कहता है कि रिजॉर्ट में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, यानी कल रात जो कुछ भी हुआ वो किसी न किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हेलेना कहती है कि उसके पिता उन्हें कभी भी सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति नहीं देंगे और अगर वे पकड़े गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन डैनी उन्हें समझाता है कि सच जानने का यही एकमात्र रास्ता है। आखिरकार वे तीनों मिलकर चोरी छुपे सीसीटीवी फुटेज चुराने का प्लान बनाते हैं। सीलिया सिक्योरिटी गार्ड रफा के पास जाती है और उसे बातों में फंसाने के लिए झूठ बोलती है कि रिजॉर्ट के पिछले गेट से एक समुद्री पक्षी अंदर घुस आया है और वो वहां फंस गया है। रफा उसकी मदद करने के लिए अपनी चाबियां और गन लेकर गेट की तरफ जाता है। रफा के जाते ही डैनी और हेलेना चुपके से सिक्योरिटी रूम के अंदर घुस जाते हैं। हेलेना कंप्यूटर से फुटेज की फाइलें डैनी के यूएसबी ड्राइव में कॉपी करने लगती है, लेकिन फाइलें बहुत बड़ी होने के कारण कॉपी होने में काफी समय लग रहा होता है। इसी बीच जंगल में सीलिया के साथ मौजूद रफा को अचानक याद आता है कि वो अपनी चाबियां सिक्योरिटी रूम में ही भूल आया है। वो वापस सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। सीलिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रफा नहीं मानता। डैनी और हेलेना को रफा के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत कंप्यूटर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। रफा कमरे में आता है, अपनी चाबियां उठाता है और सीलिया के साथ वापस चला जाता है। डैनी और हेलेना की जान में जान आती है और आखिरकार वे रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज को कॉपी करने में सफल हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए डैनी अपने लैपटॉप पर फाइलों को चेक करना शुरू करता है। फुटेज में वो देखता है कि कल रात सोफिया कॉरिडोर में घूम रही थी। तभी असलियत में सोफिया डैनी के कमरे में दाखिल होती है। उसने एक नीली ड्रेस पहनी हुई है। वो डैनी से कहती है कि वो यहाँ बोर हो रही है और कुछ मजेदार करना चाहती है, लेकिन डैनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सोफिया मुस्कुराते हुए कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ लियो और माका अपने कमरे में लॉरा के बारे में बात कर रहे हैं। माका कहती है कि लॉरा जरूर अपने गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर के साथ मजे कर रही होगी। उसकी ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि उसी रात लॉरा और ओलिवर रिजॉर्ट के गोल्फ कोर्स के मैदान में एक रोमांटिक पिकनिक मना रहे हैं और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। इसी रात के सन्नाटे में सोफिया अकेले रिजॉर्ट के इंडोर पूल और स्पा एरिया में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिलिपे से होती है। फिलिपे पीछे से आकर उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि उसे रात के इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन वे दोनों हंसते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक और करीबी मल शुरू होता है। वे नहीं जानते कि कोई दूर से अपने मोबाइल कैमरे में उनकी इस निजी मुलाकात को रिकॉर्ड कर रहा है। इसी रात सीलिया कुछ अजीब महसूस करती है। वो कॉरिडोर में जाती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और डैनी को फोन मिलाने की कोशिश करती है। वो डैनी के फोन पर एक डरावना वॉइस मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो रोते हुए कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। उसका फोन पानी में गिर जाता है और उसकी चीखें हवा में गूंजकर दम तोड़ देती हैं। इधर डैनी और हेलेना को जैसे ही सीलिया का वो वॉइस नोट मिलता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डैनी घबराकर हेलेना से पूछता है कि सीलिया का कमरा कहाँ है। वे दोनों पागलों की तरह सीलिया के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचने पर उन्हें सीलिया तो नहीं मिलती, लेकिन उसका पिता लुइस वहां मिलता है, जो कहता है कि सीलिया तो हेलेना के साथ थी।
डैनी और हेलेना को अब एहसास हो चुका है कि बहुत देर हो चुकी है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सीलिया को किसी अंधेरे तहखाने में हाथ पैर बांधकर और मुंह पर पट्टी लगाकर बंधक बना लिया गया है, जहां वो बेबसी से रो रही है और मदद के लिए तड़प रही है। क्या डैनी और हेलेना समय रहते सीलिया को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत डैनी के गहरे और परेशान करने वाले विचार से होती है। वो सोचता है कि हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि हर दिन दुनिया में कितने लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वे बिना कोई सुराग छोड़े हवा में इस तरह विलीन हो जाते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। इसी सन्नाटे के बीच हमें सीलिया की खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं, जो किसी बंद कमरे में मदद के लिए तड़प रही है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन बज रहे हैं और रिजॉर्ट का माहौल पूरी तरह से तनावग्रस्त हो चुका है। इसके बाद सीन ओएसिस रिजॉर्ट के मुख्य हॉल में शिफ्ट होता है, जहां भारी संख्या में मेहमान और स्टाफ इकट्ठा है। पुलिस इंस्पेक्टर सभी को शांत रहने का निर्देश देती है और एक चौंकाने वाला ऐलान करती है कि बीती रात इस रिजॉर्ट से सीलिया नाम की लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। इंस्पेक्टर बताती है कि जो भी सबूत अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं, उनसे ये साफ इशारा मिलता है कि उसे जबरदस्ती और शायद बेहद हिंसक तरीके से अगवा किया गया है। ये सुनते ही पूरे हॉल में फुसफुसाहट और घबराहट फैल जाती है। लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर आगे बताती हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज को खंगाला है और सीलिया के फोन की जीपीएस लोकेशन को भी ट्रैक किया है। इस जांच से ये साफ हो चुका है कि सीलिया अभी भी इस विशाल रिजॉर्ट के अंदर ही कहीं मौजूद है। इसी वजह से पुलिस पूरे रिजॉर्ट को लॉकडाउन करने का फैसला करती है। अगले कुछ घंटों के लिए किसी को भी रिजॉर्ट के अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इंस्पेक्टर सभी को अपने अपने कमरों में वापस लौटने और पुलिस पूछताछ का इंतजार करने की हिदायत देती है। जैसे ही भीड़ बिखरने लगती है, पुलिस अधिकारी डानी को रोक लेते हैं। डानी थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन तभी उसकी मां सारा, जो पेशे से एक वकील है, आगे आती है और पुलिस से कहती है कि वो भी इस पूछताछ के दौरान अपने बेटे के साथ रहेगी। दूसरी तरफ रिजॉर्ट की कार्मेन हेलेना को रोकती है और उसे लुइस के साथ किचन में होने वाली एक जरूरी मीटिंग के बारे में बताती है। किचन में लुइस रिजॉर्ट के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके समझाता है कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी है और सभी को बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा। इस पर हेलेना सवाल उठाती है कि अगर सीलिया रिजॉर्ट के अंदर ही है तो हमें खुद एक टीम बनाकर उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन लुइस उसकी इस मांग को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है कि सीलिया को ढूंढना उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन वो किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो साफ कहता है कि हमें पुलिस को ही अपना काम करने देना चाहिए। कार्मेन भी स्टाफ को बताती है कि रिजॉर्ट की बाहरी एक्टिविटीज बंद कर दी गई हैं, इसलिए स्टाफ को अब और अधिक सतर्कता से काम करना होगा। इसके बाद सीन पूछताछ कमरे में जाता है, जहां डानी पुलिस के तीखे सवालों का सामना कर रहा है। इंस्पेक्टर और गिनेस डानी पर दबाव बनाते हैं। डानी जाने की कोशिश करता है, लेकिन गिनेस उसे रोकता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वक्त लो और सोचो कि कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। गिनेस का इशारा साफ है कि कभी कभी जो जानकारी मामूली लगती है वही पूरे केस की चाबी होती है। डानी को लगता है कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर कहता है कि मुझ पर शक करने के बजाय पुलिस को ये जांच करनी चाहिए कि हेलेना के साथ क्या हुआ था। इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछती है कि हेलेना के साथ क्या हुआ था। डानी कहता है कि इसके बारे में गिनेस से पूछें। तब गिनेस एक फाइल निकालता है और कहता है कि ये हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि उसने जरूरत से ज्यादा नशीली दवाएं ले ली थी। डानी भड़क जाता है कि पुलिस अभी भी इस झूठी कहानी पर यकीन कर रही है और हेलेना को ही दोषी मान रही है। तभी डानी की मां सारा पूछती है कि क्या हुआ। डानी बात को टालते हुए कहता है कि वो बाद में सब बताएगा और वहां से चला जाता है। बाहर आकर सारा डानी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डानी कहता है कि वो उस पुलिस वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी मां को भरोसा दिलाता है कि सीलिया के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद डानी और हेलेना रिजॉर्ट के कॉरिडोर में मिलते हैं। हेलेना पूछती है कि पूछताछ में क्या हुआ। डानी बताता है कि उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पुलिस सही दिशा में काम नहीं कर रही है। वे दोनों देखते हैं कि पुलिस खोजी कुत्तों के साथ रिजॉर्ट के बगीचे में छानबीन कर रही है। डानी कहता है कि पुलिस इस तरह से सीलिया को कभी नहीं ढूंढ पाएगी, जिस पर हेलेना भी सहमति जताती है और कहती है कि सीलिया को ढूंढने के लिए उन्हें खुद कुछ करना होगा। वे दोनों चुपके से रिजॉर्ट के एक ऐसे हिस्से में जाते हैं जो पूरी तरह से बंद है और वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। छानबीन करते हुए उन्हें एक ऐसा गुप्त कमरा मिलता है जिसका रिजॉर्ट के सरकारी रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं है। हेलेना हैरान रह जाती है। डानी अंदाजा लगाता है कि शायद सीलिया को इस गुप्त कमरे के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने कहा था कि वो सब संभाल लेगी। तभी कमरे के फर्श पर डानी को जूतों का एक बड़ा निशान दिखाई देता है। वो हेलेना से कहता है कि ये निशान कल यहाँ नहीं था और इसका आकार सीलिया के पैरों से बहुत बड़ा है। इसका मतलब साफ था कि उनके जाने के बाद कोई और भी इस कमरे में आया था।
तभी अचानक रिजॉर्ट के दूसरे हिस्से में कोई अज्ञात शख्स स्मोक अलार्म के पास जलती हुई सिगरेट ले जाकर जानबूझकर फायर अलार्म को चालू कर देता है। पूरे रिजॉर्ट में तेज सायरन बजने लगता है और छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर से पानी की बौछारें शुरू हो जाती हैं। डानी और हेलेना पूरी तरह भीग जाते हैं। हेलेना चिल्लाती है कि सीलिया यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा। डानी कमरे में कुछ और ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पानी और अलार्म के शोर के बीच हेलेना उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले जाती है। वे दोनों प्लास्टिक की शीट्स के पीछे छिपते हुए भागते हैं। रास्ते में वे लुइस को फोन पर किसी से कहते हुए सुनते हैं कि वे सीलिया को ढूंढने के बहुत करीब हैं। डानी और हेलेना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं और रिजॉर्ट के दूसरे हिस्से में छिप जाते हैं। इसके बाद कहानी एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हमें रिजॉर्ट के एक गुप्त हिस्से में फेलिपे और लियो मिलते हैं। फेलिपे एक शादीशुदा 40 साल का अधेड़ आदमी है और लियो काफी कम उम्र की लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। लियो बेहद डरी हुई है क्योंकि उसके फोन पर किसी ब्लैकमेलर का मैसेज आया है। ब्लैकमेलर ने मांग की है कि अगर उन्होंने तुरंत 3000 यूरो नहीं दिए तो वो उनके इस गुप्त रिश्ते का पर्दाफाश पूरे रिजॉर्ट के सामने कर देगा। लियो बेहद दहशत में है क्योंकि अगर उसके माता पिता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो उसे स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। फेलिपे उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ब्लैकमेलर को पैसे देना कोई हल नहीं है क्योंकि वे एक बार पैसे मिलने के बाद और ज्यादा पैसों की मांग करेंगे। फेलिपे को शक है कि ये रिजॉर्ट के ही किसी कर्मचारी का काम है जो उनके बारे में सब कुछ जानता है। वे लियो को सलाह देता है कि वो ब्लैकमेलर के साथ खेल खेले और उससे पूछे कि पैसे कैसे पहुंचाने हैं ताकि वे असली गुनहगार तक पहुंच सके। तनाव का ये सिलसिला रिजॉर्ट के दूसरे कमरों में भी जारी है। जब लौरा अपने कमरे में पहुंचती है तो उसकी दादी एस्पेरांजा फोन पर कुछ देखकर बेहद परेशान लगती है। वे सीलिया के अपहरण पर दुख जताती है, लेकिन साथ ही लौरा को डांटती है कि वो हर वक्त बाहर घूमती रहती है और कल रात भी उन्हें उसका बचाव करना पड़ा था। दादी लौरा पर दबाव बनाती है कि जैसे ही रिजॉर्ट खुलेगा वे दोनों लैटिन अमेरिका की यात्रा पर जाएंगी ताकि अपने पारिवारिक ऊंची साख और विरासत को बचाए रख सकें। लेकिन लौरा इस पारिवारिक दबाव से तंग आ चुकी है और वो साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ कहीं नहीं जाएगी। जैसे ही लौरा कमरे से बाहर निकलती है, मैका की फोन पर भी ब्लैकमेलर का वही संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि पैसे एक गंदे कपड़ों के बैग में डालकर लॉन्ड्री रूम में भिजवा दिए जाएं। दूसरी तरफ रिजॉर्ट की एक मेहमान अलीशिया अपने कमरे में ड्रग्स की लत से परेशान है। वे रिजॉर्ट के कर्मचारी जायन से बात करती है जो कि लॉन्ड्री का काम संभालता है। अलीशिया जायन को बताती है कि उसे एक काम सौंपना है। वे चाहती है कि जायन लॉन्ड्री रूम से कमरा नंबर 319 का कपड़ों का बैग चुराकर उसके पास ले आए। जायन इस अवैध काम को करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो कोई चोर नहीं है, लेकिन अलीशिया उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगी कि जायन की कार में ड्रग्स छिपे हुए हैं और शायद सीलिया के गायब होने में भी उसका हाथ है। अपनी नौकरी और गिरफ्तारी के डर से जायन बेबस हो जाता है और अलीशिया की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी बीच लियो और उसकी सहेली मैका अपने कमरे में बैग पैक कर रही होती हैं, जहां लियो ब्लैकमेलर के कहे अनुसार पैसे लॉन्ड्री बैग में छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैका के अचानक आ जाने से वो घबरा जाती है। जायन अपनी कार और नौकरी बचाने के लिए आखिरकार कमरा नंबर 319 के कपड़ों का बैग चुराने के लिए लॉन्ड्री रूम की तरफ बढ़ता है। वहां पहले से ही एक महिला कर्मचारी काम कर रही होती है। जायन बिना किसी शक पैदा किए बड़े ही शातिर तरीके से बैगों को टटोलने लगता है। वे महिला कर्मचारी से झूठ बोलता है कि कमरा नंबर 319 के मेहमान का फोन आया था कि वे अपने कीमती कपड़े अभी नहीं धुलवाना चाहते क्योंकि वे कपड़े बहुत महंगे हैं और रईस लोगों के नखरे तो ऐसे ही होते हैं। जायन बड़ी चालाकी से वो बैग ढूंढ निकालता है जिसके अंदर लियो ने ब्लैकमेलर के लिए पैसे छिपाए थे। वे बैग लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन महिला कर्मचारी को जायन के इस अजीब बर्ताव पर गहरा शक हो जाता है और वो तुरंत अपना फोन निकालती है। इधर जायन लिफ्ट में चढ़ता है और बैग खोलकर लिफाफे के अंदर रखे नोटों को गिनने लगता है। वे बहुत खुश है कि उसने काम पूरा कर लिया है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और फेलिपे अंदर आ जाता है। फेलिपे जायन के हाथ में वही बैग देख लेता है और गुस्से से पागल हो जाता है। वे जायन को सीधे गर्दन से दबोच लेता है और लिफ्ट की दीवार से सटाकर उसका गला घोंटने लगता है। फेलिपे चिल्लाता है कि तुम जैसे छोटे लोग हम रईसों को ब्लैकमेल करके आसान पैसा कमाना चाहते हो। जायन अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फेलिपे उसे बेरहमी से पीटता है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। घबराया हुआ जायन वादा करता है कि वो इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। फेलिपे उसे वहीं तड़पता हुआ लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जैसे ही रात ढलती है, रिजॉर्ट का माहौल और भी डरावना हो जाता है। पुलिस पूल के आसपास लाइटों के साथ अपनी छानबीन जारी रखती है। इसी बीच डानी और हेलेना रिजॉर्ट के गलियारों में फिर से चुपके से घूम रहे हैं। हेलेना को पूरा यकीन है कि सीलिया रिजॉर्ट के अंदर ही कहीं कैद है। वे डानी को बताती है कि मेंटेनेंस कर्मचारी आर्मांडो ज्यादातर समय मेंटेनेंस रूम में ही रहता है, इसलिए उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए। डानी भी परेशान है क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है सीलिया के मिलने की उम्मीद कम हो रही है।
तभी वे देखते हैं कि रिजॉर्ट के कुछ बेफिक्र अमीर मेहमान, जिनमें पाब्लो और मका भी शामिल हैं, पुलिस के सख्त निर्देशों के बावजूद चुपके से शराब पी रहे हैं और पार्टी मना रहे हैं। पाब्लो दानी और हेलेना को भी पार्टी में आने का न्योता देता है, लेकिन हेलेना को सीलिया की फिक्र है और पाब्लो की इस बेरुखी पर भड़क जाती है। वो पाब्लो को ताना मारती है, जिससे पाब्लो भी गुस्से में आ जाता है। मका बीच बचाव करती है और उन दोनों को शांत करती है। हेलेना पाब्लो को चेतावनी देती है कि रिजॉर्ट में लोग गायब हो रहे हैं और उसे अपनी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए। इसके बाद दानी और हेलेना वहां से निकलकर मेंटेनेंस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लॉरा अपने कमरे में बेचैन है। तभी ओलिवर उसके लिए दिल के आकार का एक डिब्बा लेकर कमरे में आता है। दोनों के बीच एक बेहद भावुक और रोमांटिक पल आता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। तभी अचानक लॉरा की दादी उसे आवाज देती है। लॉरा ओलिवर को छिपा देती है और दादी के पास जाती है। दादी उसे बताती है कि एक्सपोर्ट की रिपोर्ट आ गई है और वे सोने जा रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी दवा नहीं मिल रही है। लॉरा कहती है कि दवा उसके पास है, वो लेकर आएगी। दादी के कमरे में जाने के बाद लॉरा चुपके से पानी के गिलास में किसी रहस्यमयी दवा की बूंदें मिला देती है। वो दादी को वो पानी और दवा पीने के लिए देती है। दादी उसे धन्यवाद कहकर सो जाती हैं, जबकि लॉरा उन्हें एक अजीब और गहरी रहस्यमयी नजर से देखती है। दूसरी तरफ दानी और हेलेना अरमांदो की तलाश में मेंटेनेंस रूम में घुसते हैं। वहां छानबीन करते समय अचानक अरमांदो हाथ में एक बड़ा लोहे का पाइप लेकर आ जाता है। वो गुस्से में उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। हेलेना अरमांदो पर सीधा आरोप लगाती है कि तुमने रिजॉर्ट से गहने चुराए हैं और सीलिया को इस बात का पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे किडनैप कर लिया। अरमांदो हैरान और गुस्सा होकर मेज पर एक बॉक्स पटक देता है, जिसके अंदर बहुत सारे गहने होते हैं। वो समझाता है कि ये वो गहने हैं जो मेहमान रिजॉर्ट में भूल जाते हैं या खो देते हैं, और वो इन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने पास रखता था। उसका सीलिया के अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो सीलिया का चश्मा दिखाता है, जिसे देखकर हेलेना चौंक जाती है। अरमांदो बताता है कि ये चश्मा उसे सुबह पूल के पास मिला था। जब दानी पूछता है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो अरमांदो कहता है कि वो पहले जेल जा चुका है, इसलिए पुलिस सबसे पहले उसी पर शक करती। वो अपनी चाबियां उन्हें सौंप देता है और कहता है कि अगर वे चाहे तो उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन वो बेगुनाह है। इधर जेन गुस्से में अलिशा के कमरे में जाता है और वो बैग मेज पर फेंक देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से लिफ्ट में फेलिपे ने उस पर हमला किया। अलिशा को एहसास होता है कि फेलिपे और लियो का कोई गहरा चक्कर चल रहा है। जेन को इस अमीर दुनिया की सच्चाई देखकर घिन आती है और वो अलिशा से सिर्फ वहां से जाने देने की भीख मांगता है। एपिसोड के बिल्कुल आखिरी और सबसे चौंकाने वाले सीन में हमें रिजॉर्ट का एक बेहद अंधेरा और सुनसान तहखाना दिखाया जाता है। वहां सीलिया को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया है और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। वो बेबसी से चिल्ला रही है और उसके सामने एक नकाबपोश खड़ा है, जिसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट है। सीलिया की खौफनाक चीखों और इस डरावने मंजर के साथ ये एपिसोड एक बहुत बड़े सस्पेंस और सन्नाटे पर खत्म होता है। वनडे वन एपिसोड में सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत एक बेहद रहस्यमय माहौल से होती है, जहां पानी के भीतर उठते बुलबुलों के बीच हमें एक बैकग्राउंड आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि अक्सर हम किसी बड़ी मुसीबत को सुलझाने की कोशिश में उसे और भी ज्यादा उलझा देते हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में ओएसिस इन्फिनिटी रिजॉर्ट के पूल में पाब्लो और माका एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर सैंड्रा ऑर्टेगा वहां फ्लैशलाइट लेकर पहुंचती हैं और उन्हें पानी से बाहर आने को कहती हैं। इस बीच डैनी और हेलेना रिजॉर्ट के गलियारों में भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूल के भीतर से गायब हो चुकी सीलिया का फोन मिला है। वे दोनों कमरे में जाकर फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी हेलेना के फोन पर एक वॉइस नोट बजता है, जिसमें कोई कहता है कि अगर उस लड़के को पता चला कि हम उसे धोखा दे रहे हैं तो सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उन्हें सीलिया के फोन पर एक अज्ञात नंबर से आया धमकी भरा मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा था कि जो कुछ भी तुमने देखा है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। सच्चाई का पता लगाने के लिए डैनी उस नंबर पर वापस कॉल करता है, जिससे रिजॉर्ट के ही एक कमरे में पैब्लो का फोन बजने लगता है। पैब्लो जैसे ही हेलो बोलता है, हेलेना तुरंत उसकी आवाज पहचान लेती है और वे समझ जाते हैं कि धमकी भरा मैसेज भेजने वाला पैब्लो ही था। डैनी हेलेना से उनके बीच पहले हुई किसी बात का जिक्र करना चाहता है, लेकिन हेलेना उसे रोक देती है और कहती है कि अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ सीलिया को ढूंढने पर होना चाहिए। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो लॉबी में उनका सामना इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और सब इंस्पेक्टर गिनिस से हो जाता है। डैनी बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वे फार्मेसी जा रहे हैं, लेकिन गिनिस देख लेता है कि डैनी अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रहा है और वे उनके हाथ से सीलिया का फोन छीन लेते हैं। दोनों पुलिस अधिकारी समझ जाते हैं कि डैनी और हेलेना उनसे कुछ छुपा रहे हैं और उन्हें तुरंत पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पूछताछ के दौरान गिनिस के केबिन की मेज पर सीलिया का फोन और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं। ऑर्टेगा उन पर दबाव डालते हुए पूछती है कि उन्होंने ये फोन पुलिस से क्यों छुपाया। डैनी साफ कहता है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था कि वे कोई कार्रवाई करेंगे। हेलेना बताती है कि उन्हें ये फोन स्विमिंग पूल के अंदर मिला था।
ऑर्टेगा उन्हें चेतावनी देती है कि उनकी ये हरकत न केवल उनके लिए बल्कि सीलिया के लिए भी खतरनाक हो सकती है। गिनेस उन्हें अरेस्ट करने की धमकी देता है, लेकिन ऑर्टेगा मना करते हुए कहती है कि वे केवल फोन से उंगलियों के निशान लेकर जांच करना चाहते हैं। तभी हेलेना एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस को बताती है कि सीलिया के गायब होने वाली रात पैब्लो ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम माका को अपने कमरे में देखते हैं, जहां वो अपनी सहेली लौरा से बात कर रही है। माका के हाथ में सोफिया के नाम का सोने का पेंडेंट वाला हार है। माका पैब्लो को लेकर गुस्से में है और लौरा से कहती है कि वो बदतमीज लड़का है और समझ नहीं आता कि सोफिया उसका साथ क्यों दे रही है। माका का मानना था कि पैब्लो पागल हो चुका है। माका सफाई देते हुए कहती है कि सोफिया ने उसकी बेइज्जती की थी और वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। लौरा समझाती है कि वो बात का बतंगड़ बना रही है और उसे पैब्लो से सीधे बात करनी चाहिए। गुस्से में माका कमरे से बाहर निकलती है और लौरा उसे शांत करने पीछे भागती है। गलियारे में उनका सामना इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनेस से होता है, जो पैब्लो को ले जा रहे थे। माका पूछती है कि वे उसके बॉयफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर गिनेस कहता है कि वे बस कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पैब्लो मजाक में कहता है कि वे उसे खाना खिलाने ले जा रहे हैं और वे जल्द वापस आ जाएगा। ऑर्टेगा माका से पूछती है कि क्या सब ठीक है और वे हाँ कह देती है। इसके बाद माका अपने कमरे रूम नंबर 319 में हेलेना और डैनी के साथ बैठी है। हेलेना पैब्लो के उस धमकी भरे मैसेज की बात करती है जो उसने सीलिया को भेजा था। माका को यकीन था कि पैब्लो उससे कुछ नहीं छुपा सकता क्योंकि वे रिलेशनशिप में है, लेकिन हेलेना कहती है कि शायद बॉयफ्रेंड होने की वजह से ही ये बात माका से छुपाई। और हेलेना सलाह देती है कि मुझसे पूछने के बजाय वे पैब्लो से ही सीधे सवाल करे। इसके बाद हेलेना और डैनी चले जाते हैं और सोफिया अकेली रह जाती है। मेज पर रखा हार उठाकर वो सोच में डूब जाती है। बाहर गलियारे में डैनी और हेलेना बात कर रहे हैं। डैनी कहता है कि सब बहुत उलझा हुआ है और क्या पता पैब्लो ने अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए ही सीलिया के साथ कुछ किया हो। इसी बीच डैनी और हेलेना लिफ्ट से नीचे आते हैं, जहां उनकी मुलाकात रिजॉर्ट की सख्त मैनेजर कामिन से होती है। कामिन लेट होने पर नाराज है क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल लगाने का काम शुरू हो चुका था। हेलेना कहती है कि उसका अलार्म नहीं बजा था। कामिन सलाह देती है कि उसे नया अलार्म खरीदना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बदल लेना चाहिए। कामिन के जाने के बाद रिजॉर्ट कर्मचारी फिलिपे हेलेना के पास आकर दिलासा देता है कि भले ही वो अच्छा बॉयफ्रेंड न रहा हो, पर हमेशा अच्छा दोस्त बनकर उसका साथ देगा। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनेस पूछताछ के कमरे में पैब्लो पर सच उगलने का दबाव बनाते हैं। ऑर्टेगा कहती है कि उसके पास से मिला सुराग बेहद अहम है, जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। गिनेस भी उसे याद दिलाता है कि उसने गायब होने वाली रात सीलिया को धमकी भरा मैसेज भेजा था और उसी रात वे लापता हो गई, जो उसे मुख्य संदिग्ध बनाता है। पैब्लो घबराते हुए सफाई देता है कि सीलिया ने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया था। वे नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड माका को इस बात का पता चले, इसलिए उसने सीलिया को मैसेज करके मुंह बंद रखने को कहा था, लेकिन उसने सीलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ऑर्टेगा उस दूसरी लड़की का नाम पूछती है, तभी पैब्लो के पिता वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को चुप रहने की हिदायत देते हैं। वे पुलिस से कहते हैं कि उनका वकील आने के बाद ही वे किसी सवाल का जवाब देंगे और पैब्लो को अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच डाइनिंग एरिया में लौरा और उनकी दादी एस्पेरांजा नाश्ता कर रही हैं। वहां रिजॉर्ट का एक युवा कर्मचारी जॉन आकर उनसे पूछता है कि क्या वे आराम से सोई। लौरा कुछ देर के लिए वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद दादी एस्पेरांजा जॉन से बात करती हैं। एस्पेरांजा उससे पूछती हैं कि तुम्हारे जैसा होनहार लड़का ऐसी अमीर लड़कियों को क्लास देने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है, जिन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन मजबूरी जताते हुए कहता है कि जिंदगी हमेशा हमारी पसंद से नहीं चलती, जो काम मिले उसे करना पड़ता है। इस पर एस्पेरांजा उसे एक सौदा ऑफर करती हैं। वे कहती हैं कि अगर वो उनकी पोती लौरा से दूर रहे तो वे उसके करियर और पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के साथ साथ उसे वो शानदार जिंदगी देंगी जो वो चाहता है। जॉन इस अजीब प्रस्ताव को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है और वहां से चला जाता है। लॉबी में माका बेहद परेशान है और अपने पिता के पास जाती है। वे अपने पिता से पूछती है कि क्या पैब्लो ने सचमुच कुछ गलत किया है, क्योंकि जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वे बहुत डर गई थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि वे जांच के नियमों के खिलाफ जाकर उसे कुछ नहीं बता सकते। माका वहां से निराश होकर लौटती है। तभी उसके फोन पर पैब्लो का एक नया मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, बेबी मैं बस 1 मिनट में कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, क्या हम जिम में मिल सकते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही माका तुरंत पैब्लो से मिलने के लिए जिम की तरफ चल पड़ती है। जिम में पैब्लो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और माका वहां पहुंचती है। पैब्लो उसे बताता है कि उसने ही सीलिया को मैसेज किया था। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर गिनेस गलियारे में चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि रिजॉर्ट की एक सफाई कर्मी रूम नंबर 323 में बेड के नीचे वैक्यूम क्लीनर चला रही है। सफाई करते समय उसे बेड के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वे हाथ नीचे डालकर उसे उठाती है तो वे सोफिया के नाम का वही सोने का हार था जो सीलिया के गायब होने के बाद से लापता था। इसी बीच डैनी लॉबी में रिसेप्शन काउंटर पर जाता है। वे रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि रूम नंबर 323 के लिए रूम सर्विस भेज दी जाए और मिनी बार रीफिल कर दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट किचन में फोन करके रूम नंबर 323 के लिए सर्विस ऑर्डर करती है। किचन में काम कर रही हेलेना जैसे ही रूम नंबर 323 का नाम सुनती है, वे कहती है कि इस रूम की सर्विस लेकर वे खुद जाएगी। हेलेना गलियारे में सर्विस ट्रॉली लेकर तेजी से बढ़ती है, जहाँ डैनी उसका इंतजार कर रहा था। डैनी के इशारा करते ही वे दोनों चुपके से रूम नंबर 323 के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लेते हैं।
हेलेना डैनी से कहती है कि वे कमरे के उस हिस्से में तलाशी ले जबकि वे इस तरफ तलाशी ले। डैनी पूछता है कि वे वास्तव में यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पर हेलेना बताती है कि उन्हें पैब्लो और सीरिया के बीच का कोई कनेक्शन ढूंढना है। दोनों कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। हेलेना एक अलमारी खोलकर बैग की जांच करती है, तभी अचानक पैब्लो उसी कमरे की तरफ आने लगता है। जैसे ही गिनिस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, डैनी फुर्ती से बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। हेलेना को वहां देखकर पैब्लो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या अब उसने रूम सर्विस का काम शुरू कर दिया है। हेलेना जवाब देती है कि वे मल्टीटास्किंग कर रही है। पैब्लो शक करते हुए उसके करीब आता है और कहता है कि तुम में बहुत हुनर है, तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वाने की बात करनी चाहिए। हेलेना कहती है कि अगर उसे टिप्स मिल जाए तो वो खुश होगी। पैब्लो कमरे में चारों तरफ देखता है और डैनी सांस रोककर बाथरूम में छिपा रहता है। पैब्लो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि वे हाथ धोना चाहता है, लेकिन हेलेना उसे रोकती है कि उसने अभी अभी बाथरूम साफ किया है। पैब्लो कहता है कि वे इस्तेमाल के बाद दोबारा साफ कर देगा, पर हेलेना चेतावनी देती है कि गीले फर्श पर वे फिसलकर गिर सकता है। पैब्लो रुक जाता है और हेलेना को घूरते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पैब्लो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डैनी और हेलेना चैन की सांस लेते हैं। वे दोनों दोबारा कमरे में सबूतों की तलाश शुरू करते हैं। तभी कमरे के दरवाजे के नीचे से कोई एक लिफाफा अंदर सरका देता है। हेलेना तुरंत उस लिफाफे को उठाती है, जिस पर लिखा था लॉबी बार, हमें बात करनी है। हेलेना तुरंत लॉबी बार की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें सोफिया मिलती है। सोफिया उन्हें बताती है कि पैब्लो सचमुच कुछ छुपा रहा है और वे पैब्लो के कमरे में गई थी। सोफिया कहती है कि वे सीरिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर उसे यकीन है कि पैब्लो इस पूरे मामले में शामिल है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्टेगा और गिनिस लॉबी में सोफिया को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। पूछताछ के कमरे में ऑर्टेगा सोफिया पर दबाव डालते हुए पूछती है कि क्या वे सीरिया की दोस्त है। सोफिया साफ इनकार करते हुए कहती है कि वे रिजॉर्ट में काम करने वालों से दोस्ती नहीं रखती। तभी ऑर्टेगा उसके सामने वो सोने का हार रख देती है जो बेड के नीचे से मिला था। ऑर्टेगा पूछती है कि क्या ये हार उसका है। सोफिया अपने नाम का हार देखकर हैरान रह जाती है और डर कर कहती है कि उसे नहीं पता कि ये हार सीरिया के कमरे में कैसे पहुंचा। ऑर्टेगा और गिनिस उसे सच बताने को कहते हैं, जिसके बाद सोफिया टूट जाती है और कबूल करती है कि उस रात वे पैब्लो के साथ पूल पर थी और उसने सीरिया को अपने पीछे जाते देखा था। उधर दूसरी तरफ होटल के अन्य हिस्सों में हलचल बढ़ जाती है। लॉरा दादी एस्पेरांजा के कहने पर जॉन से मिलती है और उनके बीच एक करीबी पल आता है। इसी बीच डैनी और हेलेना को सीरिया के बारे में एक सुराग मिलता है जो उन्हें रिजॉर्ट के सबसे निचले हिस्से यानी बॉयलर रूम की तरफ ले जाता है। वे दोनों अंधेरे और गर्म बॉयलर रूम में पहुंचते हैं। वहां जमीन पर उन्हें खून से सनी और रस्सियों से बंधी हुई एक खाली कुर्सी दिखाई देती है। इसे देखकर वे दोनों होश उड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि सीरिया को यही बंधक बनाया गया था और वे बहुत लेट हो चुके हैं। तभी अचानक उन्हें भागने की आवाज सुनाई देती है। कोई नकाबपोश शख्स बाहर से बॉयलर रूम का भारी दरवाजा बंद कर देता है। हेलेना और डैनी चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था और वे दोनों उस अंधेरे और डरावने तहखाने में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ओएसिस का ये बेहद रोमांचक एपिसोड खत्म होता है। वन डे वन एपिसोड सीरीज में सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओएसिस रिजॉर्ट के रहस्य गहरे होते जा रहे थे और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां दो जिंदगियां एक बंद पिंजरे में छटपटा रही हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है खौफनाक सन्नाटे और डैनी की चीखों से। डैनी और हेलेना उस काल कोठी जैसे बॉयलर रूम में बंद है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। डैनी पागलों की तरह लोहे के दरवाजे को पीट रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन बाहर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हेलेना पूरी तरह से घबरा चुकी है, उसका दम घुट रहा है और वो डैनी से रुकने के लिए कहती है क्योंकि ये शोर उसे पागल बना रहा है। डैनी हताशा में कहता है कि पिछले आधे घंटे से यहाँ कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा, इसलिए चिल्लाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तभी हेलेना की नज़र ऊपर बने एक छोटी से एयर वेंट यानी हवा आने वाले रास्ते पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि शायद ये संकरा रास्ता उन्हें इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। हेलेना खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो जैसे ही वेंट की तरफ बढ़ती है, उसका कुर्सी टूट जाता है और वो सीधे नीचे गिर पड़ती है। इस दर्दनाक हादसे में उसकी कमर पर गहरी चोट लगती है और खून बहने लगता है। डैनी तुरंत उसके पास दौड़ता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेना दर्द से कराहते हुए फिर से ऊपर जाने को मना करती है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के आलीशान कमरों में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। पाब्लो अपनी गलती के लिए माका से माफी मांग रहा है, लेकिन माका का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो पाब्लो को माफ करने के बदले एक ऐसी अजीब शर्त रखती है जिसे सुनकर पाब्लो के होश उड़ जाते हैं। माका कहती है कि अगर वो सच में अपना प्यार साबित करना चाहता है तो उसे सोफिया के साथ दोबारा सेक्स करना पड़ेगा। पाब्लो हैरान होकर कहता है कि ये बहुत अजीब है, लेकिन माका अपनी शर्त पर अड़ी रहती है। इसी बीच पूरे रिजॉर्ट की एयर कंडीशनिंग खराब हो चुकी है और भीषण गर्मी के कारण मेहमानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रिजॉर्ट के मैनेजर लुइस लोगों को शांत करने के लिए मुफ्त ड्रिंक्स बांट रहे हैं, लेकिन पूरा स्टाफ अंदर ही अंदर इस समस्या से निपटने के लिए जूझ रहा है। सुपरवाइजर कार्मिन कर्मचारियों के कमरों से टेबल फैन छीनकर मेहमानों को देने का फैसला करती है, जिसका जियान और बाकी स्टाफ कड़ा विरोध करते हैं।
जियान साफ कहता है कि वो लोग गुलामों की तरह काम करते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। इस दम घुटने वाले माहौल में आगे क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ओएसिस रिजॉर्ट के भीतर केवल एसी की ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की गर्मी भी बढ़ रही है। बगीचे में फेलिपे और लियो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लियो फेलिपे को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिससे फेलिपे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लियो कहती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा फेलिपे का ही है, लेकिन फेलिपे का रवैया बेहद ठंडा और संवेदनहीन होता है। वो लियो से कहता है कि वो रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही किसी बड़े और नामी क्लिनिक में जाकर इस बच्चे से छुटकारा पा लें और इसका सारा खर्च वो खुद उठाएगा। वो साफ लफ्जों में लियो को समझाता है कि उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है और वो कोई नया झंझट नहीं चाहता। फेलिपे की ये बेरहमी लियो को अंदर तक झकझोर देती है। वहीं दूसरी तरफ लाउरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी है कि तभी गोल्फ का एक शॉट सीधे उसकी खिड़की से अंदर आ गिरता है। ये शॉट किसी और ने नहीं बल्कि उसके गोल्फ टीचर ओलिवर ने मारा था, जो लाउरा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लाउरा जैसे ही नीचे गिरे गोल्फ बॉल को उठाती है जिस पर लिखा था कि ओलिवर को उससे मिलने की इच्छा हो रही है, तभी उसकी नजर अपनी दादी एस्पेरांजा द्वारा छोड़ी गई एक गुप्त जांच रिपोर्ट पर पड़ती है। जब लाउरा उस रिपोर्ट के पन्नों को पलटती है तो उसके सामने ओलिवर का काला सच आ जाता है। उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि ओलिवर कोई सीधा साधा गोल्फ टीचर नहीं बल्कि एक शातिर ठग है जो अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। इससे पहले भी उसे कई रिजॉर्ट से इसी वजह से नौकरी से निकाला जा चुका है। लाउरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिस शख्स को वो सच्चा समझ रही थी वो केवल उसके पैसों के पीछे था। इसके बाद सीन कट हो जाती है और हमें बॉयलर रूम दिखाता है जिसमें बंद डैनी और हेलिना की मुश्किलें अब दुगुनी होने वाली हैं। डैनी हेलिना की चोटों की परवाह किए बिना उसको दोबारा उस एयर वेंट की तरफ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दोनों को कमरे में किसी अजीब सी गंध का एहसास होता है। डैनी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि कमरे में एक खतरनाक गैस का रिसाव हो रहा है। वेंटिलेशन बंद होने की वजह से गैस तेजी से पूरे कमरे में फैलने लगती है और दोनों का दम घुटने लगता है। अब उनके पास बचने के लिए समय बहुत ही कम बचा है क्योंकि गैस का जहर धीरे धीरे उनके फेफड़ों में समा रहा है। उधर पाब्लो अभी भी कश्मकश में है कि वो माका की शर्त पूरी करे या नहीं। वो चिंता करते हैं कि माका की इस अजीब प्लान के पीछे क्या पड़ी है। इधर बॉयलर रूम में माहौल बेहद डरावना और दम घुटने वाला हो चुका है। डैनी और हेलिना उस गैस के रिसाव के बीच फंसे हुए हैं। मौत को इतने नजदीक देखकर दोनों के बीच का तनाव एक पल के लिए थम जाता है और वे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। हेलिना डैनी से कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है, लेकिन डैनी उसे ढांढस बंधाता है। उनके बीच एक भावुक पल आता है। दोनों लगभग एक दूसरे को चूमने ही वाले थे, लेकिन हेलिना खुद को रोक लेती है। तभी अचानक हेलिना को गैस की गंध तेज होने का एहसास होता है और वो डैनी को सचेत करती है। जब डैनी दीवार पर लगी पाइपों की जांच करता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका हाल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और वे बहुत जल्द बेहोश हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाब्लो माका के कहने के अनुसार सोफिया के कमरे में जाता है। पाब्लो सोफिया के सामने हाथ जोड़ता है और उसे विनती करता है कि वो उनके बीच हुई नजदीकियों की बात किसी को ना बताए। सोफिया भी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो खुद भी इस बात को छुपाना चाहती है क्योंकि वो अपनी बदनामी नहीं चाहती। इसके बाद दोनों के बीच एक अंतरंग पल आता है और सोफिया पाब्लो को करीब खींच लेती है, लेकिन पाब्लो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका इरादा सोफिया के साथ सोना ही नहीं था बल्कि वो सोफिया के साथ इंटीमेसी करने का वीडियो रिकॉर्ड करने का है। उस समय सोफिया के पिता दरवाजे पर खटखटाता है और सोफिया पाब्लो से छिपने को कहता है। पाब्लो इस मौके का उपयोग करके सोफिया के कमरे की खिड़की पर फोन रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे छिपाता है, लेकिन सोफिया को पाब्लो की इस चालाकी का हल्का सा एहसास हो जाता है। वो पाब्लो से उसके लाल बैग से एक चीज लेके आने को कहता है और उसको बाथरूम के अंदर भेजता है। सोफिया इस अवसर का उपयोग करके रिकॉर्डिंग करने वाला फोन को ढूंढता है और पाब्लो और माका की इंटीमेट वीडियो शेयर करता है। उधर रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में माका अकेली बैठी है और लगातार किसी को देख रही है। उसका चेहरा शांत है, जैसे उसे पता हो कि रिजॉर्ट में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। इसी बीच रिजॉर्ट के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है। जेनी अपने कमरे में गर्मी से परेशान है और लगातार हेलेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि हेलेना और दानी इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बॉयलर रूम में गैस का दबाव लगातार बढ़ रहा है और वहाँ की लाइटें भी टिमटिमाने लगती हैं। हेलेना का रो रो कर बुरा हाल है और वो दानी को सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन दानी की आंखें भारी हो रही हैं। उसका शरीर इस जहरीली गैस के असर से टूटने लगा है। क्या दोनों समय रहते इस दम घोटने वाले कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाएंगे? आगे देखने पर रिजॉर्ट के दूसरे कोने में साजिश और धोखे का जाल और गहरा होता जा रहा है। रेस्टोरेंट में लोग सुकून से डिनर कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक वहां मौजूद हर व्यक्ति के फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है। ये कोई साधारण मैसेज नहीं बल्कि पाब्लो और माका का एक आपत्तिजनक वीडियो है जो पूरे रिजॉर्ट में लीक हो चुका है। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी और हताशा में पाब्लो की तरफ देखने लगते हैं। पाब्लो जैसे ही बाहर आता है उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका है। उसे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा है।
सोफिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है, जिससे साफ है कि पाब्लो और माका को उसके धोखे की सजा मिल चुकी है और ये सब सोफिया की ही प्लान का हिस्सा था। इसी बीच जैन भीषण गर्मी से बचने के लिए पार्किंग में खड़ी अपनी कार में सोने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब टटोलता है उसे पता चलता है कि उसकी कार की चाबियां गायब हैं। वो घबराकर अपनी कार के पास पहुंचता है और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। कार के अंदर अलीशा बेहोश पड़ी है। उसने अत्यधिक नशे की दवा का उपयोग कर लिया है, जिसकी वजह से वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। जैन पागलों की तरह कार का दरवाजा खोलता है और अलीशा को हिलाते हुए उसका नाम पुकारता है, लेकिन अलीशा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जैन पूरी तरह से बदहवस होकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पुलिस नाइट पेट्रोलिंग की वहां आकर जैन को पकड़ती है। दूसरी तरफ हेलेना आखिर वेंट पर चढ़ती है और उधर अंधेरे और संकरे एयर वेंट में रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। चारों तरफ घुटन और गहरा अंधेरा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। लेकिन तभी उसकी उंगलियां एक लोहे की जाली को छूती हैं। वो पूरी ताकत से उस जाली को पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। किस्मत से रिजॉर्ट के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारियों को हवा के पाइप से किसी के चीखने और पीटने की आवाज सुनाई देती है। एक महिला पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आती है और बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर उस लोहे की जाली को तोड़ देती है। वे हेलेना को सुरक्षित बाहर खींच लेते हैं। हेलेना पूरी तरह से बदहवस और रो रही है। वो बाहर आते ही पागलों की तरह चीखने लगती है कि दानी अभी भी अंदर फंसा हुआ है और उसकी जान खतरे में है। हेलेना की बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बॉयलर रूम की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, जहरीली गैस का एक तेज झोंका बाहर आता है। हेलेना और पुलिस अधिकारी कमरे के अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। दानी जमीन पर पूरी तरह से शांत पड़ा है। उसका फोन उसके हाथ से थोड़ा दूर गिरा हुआ है, जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग अधूरी रह गई है। ऑफिसर दौड़कर दानी के पास पहुंचती है और उसे हिलाते हुए उसका नाम पुकारती है, लेकिन दानी की आंखें बंद हैं। क्या यही दानी का अंत है? ये जानने के लिए आगे का एपिसोड देख लीजिए। अगर हमारा वीडियोस पसंद करते हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दिल से धन्यवाद।